बूटा मुझसे चंद फुट के फासले पर खड़ा था। उसके जबड़े भिंचे हुए थे, हाथों की मुट्ठियां भी बार बार खुल बंद हो रही थी। लगता था जैसे वो शदीद आसाबी तनाव का शिकार हो। मैं उसकी ये कैफियत देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मैं जानता था कि इस तरह जोश और गुस्से का इजहार करने वाले आसान शिकार साबित होते हैं और बहुत जल्द मार खा जाते हैं। दरवाजे के करीब खड़ा हुआ दराज कामत गंजा भी करीब आ गया था। मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि कोठी में उस वक्त 4 ही आदमी थे। एक बाहर गेट पर था और 3 मेरे सामने थे। अगर 5वां कोई होता तो अब तक सामने आ चुका होता। बूटे ने शाहजी की तरफ देखा, जो अब भी इत्मीनान से सोफे पर बैठा हुआ था। उसने एक मर्तबा मेरी तरफ देखा और फिर बूटे की तरफ देखकर गुर्राते हुए बोला, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इससे मालूम करो कि जेवरात कहाँ हैं। ओए शादे, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? पकड़ो इसे। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उस रोज रजिया ने बूटे को बताया था कि जेवरात उसकी तहवील में हैं, लेकिन बूटे ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था और रजिया ने भी शाहजी को कुछ नहीं बताया था और ये लोग यही समझ रहे थे कि वो कीमती जेवरात मेरे पास हैं। और वैसे इस हकीकत को झुटलाया भी नहीं जा सकता था कि वो जेवरात अब वाकई दोबारा मेरे कब्जे में आ चुके थे। बूटा मुट्ठियां भींचता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 6 फुट का फासला रह गया था। मैं अचानक ही पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला और अरने भैंसे की तरह डकराता हुआ बूटे की तरफ लपका। मेरे सर की जोरदार टक्कर बूटे के पेट में लगी। बूटे के मुंह से चीख निकली। मैं उसे धकेलता हुआ दूर तक ले गया। वो पीछे पड़े हुए सोफे पर गिरा। सोफा उलट गया और बूटा उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पीछे जा गिरा। मैं अपने आप को संभाल न लेता तो उसके साथ ही गिरता। मेरा यह हमला उन तीनों के लिए गैर मुतवक्के था। गंजे सर वाला दराज कामत शादा हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। शाहजी चीखा, ओए पकड़ इसको, मुंह क्या दिख रहा है? शादा धाड़ता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े एक बार फिर पूरी कुव्वत से ऊपर उछला और शादा जैसे ही करीब पहुंचा, मेरी फ्लाइंग किक उसके सीने पर लगी और वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। राजस्थान में कई महीने लड़ाई भिड़ाई में गुजरे थे। दुश्मन से पिट कर भी मैंने बहुत कुछ सीखा था। बड़े तजुर्बों से गुजरा था। बाज दाव तो मैंने ऐसे भी सीखे थे कि हरीफ मेरी गिरफ्त में आने के बाद जिंदा बच ही नहीं सकता था। उनमें एक ऐसा दाव था जिसे मार्शल आर्ट्स की जबान में नेक लॉक कहते हैं, लेकिन मैं उसे गर्दन तोड़ दाव कहता हूँ। और यही दाव हिंदुस्तान में लड़ाई के दौरान मेरे काम आते रहे थे और लगता था अपने वतन आ जाने के बाद भी मुझे ये हथकंडे इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। उन दोनों का हशर देखकर शाहजी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और चीख चीख कर उन दोनों को गैरत दिलाने लगा। बूटा पहले उठा था। सोफे से उलटकर कलाबाजी खाने के बाद उठने की कोशिश करते हुए उसका सर दीवार से टकराया। वो एक हाथ से सर सहलाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। इस मर्तबा मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बूटे ने धाड़ते हुए हमला कर दिया। उसने मेरे मुंह पर घूंसा मारने की कोशिश की। मैंने उसका वार रोक लिया। एक हाथ से उसकी बगल के नीचे एक जोरदार घूंसा रसीद किया। ये भी मेरा एक पसंदीदा दाव था। इससे हरीफ का बाजू मफलूज किया जा सकता था। बूटा कराहता हुआ तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला। मैंने दूसरा घूंसा उसके उस कंधे पर बाजू के ऐन जोड़ पर लगाया। हथौड़े की तरह लगने वाली जरब ने बूटे को चीखने पर मजबूर कर दिया। वो नीचे झुका तो मैंने उसके चेहरे पर घुटने की जरब लगाई। वो एक बार फिर चीख कर सीधा हो गया। इस मर्तबा मैं उसके बाजू को दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर मोड़ने लगा। बूटा कराहता हुआ घूम गया और आखिरकार उसकी पुश्त मेरी तरफ हो गई। इस दौरान शायद मैं शादे को भूल गया था। जब दुश्मनों की तादाद एक से ज्यादा हो तो जहन को हाजिर रखना पड़ता है और मुझसे ये गलती हो गई थी जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। शादे ने पुश्त से एक बाजू मेरी गर्दन पर लपेट दिया और दूसरे हाथ से मेरे पहलू पर घूंसे बरसाने लगा। एक घूंसा उसने मेरी खोपड़ी पर भी रसीद कर दिया। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। मैंने सर को झटकने की कोशिश की मगर शादे ने मेरे बाल गिरफ्त में ले लिए। शादे ने मेरे खिलाफ वही दाव लगाया जो मेरा पसंदीदा था, यानी नेक लॉक, और यह मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता था। दूसरी तरफ बूटा अभी तक मेरी गिरफ्त में था। सामने खड़ा हुआ शाहजी चीख चीख कर शादे को शाबाश दे रहा था। शाबाश शादे, मरोड़ दे इसकी गर्दन, लगा जोर। मैंने अपना एक पैर ऊपर उठा लिया और बूटे के कूल्हों पर किक लगाते हुए उसका बाजू भी छोड़ दिया। किक ज्यादा जोरदार नहीं थी मगर बूटा लड़खड़ाता हुआ सामने खड़े हुए शाहजी से टकराया और उसे साथ लेता हुआ सोफे पर गिरा। उन दोनों के बोझ से सोफा उलट गया। शाहजी के मुंह से पहले चीख निकली, फिर मुगल्लजात का गटर उबल पड़ा। उसकी कराकली फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। अब मैं शादे की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो अगरचे बांस की तरह दुबला पतला था लेकिन उसमें बेपनाह ताकत थी। वो कद में भी मुझसे खासा लंबा था। उसका सीना मेरे कंधों को छू रहा था। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की पोजीशन में था। मेरी गर्दन पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। मैंने दोनों हाथ उसके बाजू पर जमा दिए
लेकिन गिरफ्त ढीली करने में कामयाब ना हो सका। उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली थीं, जिससे उसकी गिरफ्त कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गई थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गर्दन की हड्डी टूटती हुई महसूस होने लगी। उसने गर्दन को जोरदार झटका दिया। मुझे यूं लगा जैसे हड्डी किसी भी लम्हे टूट जाएगी। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा एहसास हुआ कि जब मैं अपने किसी दुश्मन की गर्दन इस तरह गिरफ्त में लेता था तो उसे किस तरह अजियत होती होगी। शाहजी की चीखती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। वो शादे, तोड़ दे इसकी गर्दन, खत्म कर इसको। ये अब तक खुसरों से लड़ता रहा है। आज इसे मालूम होना चाहिए कि शाहजी से पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। तोड़ दे इसकी गर्दन। शाहजी की आवाज मुझे बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी। मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ रहे थे। सांस रुकने लगी और शायद यही वो कैफियत होती थी जब ऐसे मौके पर मेरा शिकार हौसला हार देता था और मैं एक ही झटके से उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता था। लेकिन मैं इस तरह बेबसी की मौत नहीं मरूंगा। मैंने एक बार फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियां शादे के बाजू और अपने गले के दरमियान में फंसा ली और जिस्म की पूरी कुव्वत मुज्तमा करके जोरदार झटका दिया, लेकिन कामयाबी न हुई। मैंने दूसरा हरबा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। उसमें अगरचे रिस्क था मगर उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने शादे के हाथ पर गिरफ्त जमाए रखी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकता चला गया। मुझसे लंबे कद की वजह से शादे के पैर सख्ती से अपनी जगह पर जमे रहे। उसे नीचे झुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था और फिर मेरी गर्दन पर उसकी गिरफ्त भी बहुत मजबूत हो गई थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं अपने आप को जोरदार झटका देते हुए नीचे झुक गया और जब शादा मेरे ऊपर झुका तो मुझे यूं लगा जैसे किसी भी लम्हे मेरी गर्दन टूट जाएगी। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। बेबसी की मौत तो नहीं मरूंगा। ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने अपना दिफा नहीं किया था। मैंने नीचे झुकते हुए अपने आप को एक और झटका दिया और शादा मेरे ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल मेरे सामने गिरा। अगर मेरे हवास पूरी तरह बहाल होते तो मैं शादे को छाप लेता, लेकिन शादे की गिरफ्त छूटते ही मेरी गर्दन को जो आखिरी झटका लगा उससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं उस वक्त तकरीबन 2 जानू था। एक हाथ से गर्दन सहलाते हुए मैं सर को हल्के हल्के झटके देने लगा और फिर पुश्त पर पड़ने वाली एक जोरदार किक ने मुझे सजदा रेज होने पर मजबूर कर दिया। पुश्त पर पड़ने वाली ठोकर और शाहजी के चीखने की आवाज मुझे पूरी तरह होश में ले आई। वो चीख चीख कर शादे और बूटे को गैरत दिला रहा था। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ और मेरी पहली ठोकर शाहजी के घुटने पर लगी। वो कुत्ते के पिल्ले की तरह च्याऊ च्याऊ करता हुआ दोहरा हो गया। मैंने फुटबॉल की किक की तरह उसके थोबड़े पर ठोकर मारी। वो सीधा हो गया। उसके मुंह से बड़ी तारीखी और क्लासिकी किस्म की गालियां निकली। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए उसके जबड़े पर एक घूंसा भी जमा दिया। शाहजी उर्फ सुल्तान कमजोर या बुजदिल नहीं था। जब मैं हमीद पहलवान के होटल में मुलाजिम था तो मैंने उस वक्त भी इसे देखा था। ये 10 नंबरी बदमाश था। रोजाना कोई न कोई दंगा होता रहता था। लड़ाई झगड़ा तो शायद इसकी फितरत में शामिल था, लेकिन अब इसमें कोई तब्दीली आ गई थी। अब वो सड़क छाप गुंडा नहीं था। उसके पास बेपनाह दौलत आ गई थी। वो एक बड़े गिरोह का लीडर था। उसने अपना एक स्टेटस बना लिया था और इस स्टेटस के लोग खुद किसी से हाथापाई नहीं करते, अपने गुर्गों को शतरंज के मोहरों की तरह आगे बढ़ाते हैं। शाहजी भी यही कुछ करता रहा था। वो शादे और बूटे को हल्ला शेरी देता रहा और अब मेरे काबू में आ गया था तो कुत्ते के पिल्ले की तरह चीखने लगा था। लेकिन मुझे उसकी ज्यादा तवाज़ो करने का मौका नहीं मिला। शादा और बूटा बैक वक्त मुझ पर पिल पड़े थे। इस मर्तबा मैं अपना दिफा नहीं कर सका और दोनों मेरी पिटाई करने लगे। बूटे का एक जोरदार घूंसा मेरे जबड़े पर लगा। मेरा एक दांत हिल गया और खून बह निकला। मुंह में अपने ही खून का जायका महसूस करके मुझ पर जुनून सा तारी हो गया और फिर मैंने उन दोनों को घूंसों और ठोकरों पर रख लिया। मौका पाकर मैं शाहजी को भी एक आध लात या घूंसा रसीद कर देता, जो इधर उधर नाचते हुए चीख चिल्ला रहा था। वो दोनों मेरे हाथों पिट रहे थे। मैं अपने जुनून में शायद उनमें से किसी एक को खत्म कर ही देता, लेकिन शाहजी मौका पाकर बरामदे वाले दरवाजे की तरफ चला गया और चीख चीख कर चौकीदार को पुकारने लगा। मकसूद, ओए मकसूद, भाग गया, पकड़ इसको। बाहर गेट पर खड़े हुए मकसूद ने अंदर से शोर और शाहजी के चीखने चिल्लाने की आवाजें पहले भी सुनी होंगी, लेकिन अब तक उसने ये सोचकर नजरअंदाज कर रखा होगा कि मैं अकेला था और वो 3, इसलिए मुझसे उन लोगों को कोई खतरा नहीं हो सकता था। मैंने बूटे के पेट में एक जोरदार ठोकर रसीद की। वो दोहरा हुआ तो मेरी दूसरी ठोकर उसकी खोपड़ी पर पड़ी। वो बिलबिलाता हुआ ढेर हो गया। इस दौरान शाहजी उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी खोपड़ी पर भी ठोकर लगाई और इधर उधर देखने लगा। अब मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। उन दोनों से तो मैं अब तक निपटता रहा था। अगर मकसूद भी पहुंच गया तो मेरे लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजे के रास्ते बाहर जाना मुमकिन नहीं था। दरवाजे में शाहजी खड़ा था और उस तरफ से मकसूद भी आ रहा था।
यकीनन पिछली तरफ भी कोई दरवाजा होगा, लेकिन मैं किसी गलत रास्ते पर जाकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। और फिर यहाँ से फरार का एक ही रास्ता नजर आ रहा था और दूसरे ही लम्हे मैंने ऊपर जाने वाले गोल जीने की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजे के करीब खड़ा हुआ शाहजी चीखा, ओए शादे, बूटे पकड़ इसको, भाग रहा है वो। बूटे ने उठकर जीने की तरफ दौड़ लगा दी और वो तेजी से गोल जीने पर चढ़ने लगा। मैं जीने के वस्त में पहुंच चुका था। रुककर एकदम पलटा और ऊपर आते हुए बूटे के सर पर ठोकर मारी। वो चीख कर गिरा और सीढ़ियों पर कलाबाजियां खाता हुआ नीचे लुढ़कता चला गया। मैं आखिरी सीढ़ी पर था कि मकसूद अंदर दाखिल हुआ। उसने ऊपर देखा और रुककर अपनी कमीज के अंदर हाथ डालने लगा। जब मैं इस कोठी में दाखिल हुआ था तो सबसे पहले मेरा सामना मकसूद से ही हुआ था और मैंने बाएं पहलू पर उभार सा देखकर अंदाजा लगा लिया था कि उसकी कमीज के नीचे पिस्तौल या रिवॉल्वर छुपा हुआ है और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसने कमीज के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया था। मैं उस वक्त ऊपर बैल्कनी में पहुंच चुका था। मकसूद ने फायर कर दिया। ठीक उसी वक्त मैंने एक दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। गोली मेरे सर के तकरीबन 2 फुट ऊपर से गुजर गई। मैं झुककर दौड़ता हुआ उस दरवाजे में दाखिल हो चुका था। ये कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था और गालिबन सिटिंग रूम के तौर पर आरास्ता था। उसके दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था। जीने पर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो गालिबन मकसूद ही था जो मेरे पीछे आ रहा था। मैंने कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। पहले हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि ऊपर चिटखनी लगी हुई थी। मैंने चिटखनी गिराकर एक झटके से दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी और उसके साथ ही मैं चौंक गया। ये बरामदे और पोर्च की छत थी जिसे टेरेस बनाया गया था। पोर्च की छत बरामदे की छत से तकरीबन 1.5 फुट नीचे थी। दोनों छतों पर मिट्टी डालकर घास लगाई गई थी और इस तरह ये दोनों छतें भी खूबसूरत लॉबी बन गई थी। किनारों के साथ साथ गमले रखे हुए थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बरामदे वाली छत पर 2 गार्डन चेयर्स भी रखी हुई थी। मैं बरामदे वाली छत से छलांग लगाकर पोर्च वाली छत पर आ गया और इधर उधर देखने लगा। ये छत जमीन से तकरीबन 15 फुट ऊंची थी। दाएं बाएं पुख्ता रविश थी और सामने लॉन था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और लॉन की तरफ छलांग लगा दी। उस वक्त फजा फायर की आवाज से गूंजी। गालिबन मकसूद ने दरवाजे से निकलते ही मुझे देखकर गोली चला दी थी, मगर मैं छलांग लगा चुका था। घास दबीज थी। 15 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने उठकर दाईं तरफ दौड़ लगा दी जहां लॉन के इख्तिताम पर 3-4 दरख्त थे। अगर मैं गेट की तरफ दौड़ लगाता तो बड़ी आसानी से गोली का निशाना बन सकता था, जबकि इस तरफ दरख्तों की वजह से बच जाने के इम्कानात ज्यादा थे। मकसूद भी पोर्च वाली छत पर पहुंच चुका था। उसने पै दर पै 3 फायर किए, लेकिन उस तरफ अंधेरा था और मैं वैसे भी जिग-जैग बनाकर दौड़ रहा था। मैं बहिफाजत दरख्तों के पीछे पहुंच चुका था। एक दरख्त की आड़ में रुककर मैंने पोर्च की तरफ देखा। छत के किनारे पर मकसूद के साथ अब एक और हयूला भी नजर आ रहा था। ऊपर अंधेरा होने की वजह से मुझे किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो गालिबन मकसूद ही था जो छत के किनारे पर किसी कदर आगे को झुका हुआ था। वो शायद छलांग लगाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई और फिर वो दोनों मुड़कर पीछे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। मैंने इधर उधर देखा। कोठी की बाउंड्री वॉल तकरीबन 8 फुट ऊंची थी। पलस्तर चिकना था और पैर जमाकर दीवार पर चढ़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन दीवार की बुलंदी मेरे लिए मसला नहीं बनी। मैं दौड़ता हुआ दीवार के करीब वाले दरख्त पर चढ़ गया। उस दरख्त की 2-3 शाखें दीवार पर झुकी हुई थी। मकसूद या बूटा वगैरह किसी भी लम्हे इस तरफ आ सकते थे। मैं दरख्त पर चढ़कर दीवार की तरफ वाली शाख पर चढ़ने लगा। पत्ते गुंजान थे। मेरे आगे बढ़ने की आवाज पैदा हो रही थी। शाहजी की चीखती हुई आवाज आई, ओए उधर देखो दरख्तों की तरफ, वो उधर छुपा होगा, जल्दी करो, गोली से उड़ा दो उसको, जिंदा इस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं शाख पर तेजी से आगे बढ़ा। मकसूद दौड़ता हुआ इस तरफ आ रहा था। मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। वो शायद आम का दरख्त था। उसकी लकड़ी तो वैसे ही कच्ची होती है। वो शाख भी ज्यादा मोटी नहीं थी। मेरे बोझ से झुकने लगी और फिर तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। वो शाख टूट रही थी। मैंने दूसरी शाख को पकड़कर दीवार पर छलांग लगा दी। मकसूद दौड़ता हुआ करीब पहुंच रहा था। शाख टूटने की आवाज उसने भी सुन ली थी और फिर उसने आवाज पर यक के बाद दीगरे 2 गोलियां चला दी, लेकिन वो गोलियां मुझसे कई फुट दूर गुंजान पत्तों को चीरती हुई निकल गईं। मैं दीवार पर पहुंच चुका था। पैर टिकते ही मैंने छलांग लगा दी। उस तरफ तकरीबन 10 फुट चौड़ी कच्ची गली थी। जमीन पर पैर टिकते ही मैं उठकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। ये गली दरअसल कोठियों के दरमियान छोड़ी हुई जगह थी। दोनों तरफ की कोठियों की पहलू की दीवारें इस तरफ थीं। आगे पीछे की गलियों में आने जाने के लिए लोग शॉर्टकट के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करते थे। मैं दौड़ता हुआ शाहजी की कोठी की पिछली गली में पहुंच गया। पिछली कतार की कोठियों के सामने के रुख इस तरफ थे। कई कोठियों के सामने कारें वगैरह खड़ी थीं। अभी तो 9:30 ही बजे थे। तकरीबन तमाम ही बंगलों की बत्तियां जल रही थी। लोगों की आमदोरफ्त भी थी। मैं एक तरफ दौड़ता चला गया।
गली में आते जाते लोगों ने हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। चौथी कोठी के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं गैर इरादी तौर पर मोटरसाइकिल के करीब रुक गया। हैंडल को हिलाकर देखा, वो लॉक नहीं थी। मैं सीट पर बैठकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। ठीक उसी वक्त मकसूद उस कच्ची गलीनुमा रास्ते पर दौड़ता हुआ इस गली में आ गया। उसने शोर मचा दिया, चोर 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 पकड़ो। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने मुखालिफ समत की तरफ मोड़कर उसे गियर में डाल दिया। मोटरसाइकिल एक जोरदार झटके से हरकत में आ गई। मकसूद ने मुझे रोकने के लिए एक और गोली चलाई थी, मगर मैं मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता चला गया। मैं मोटरसाइकिल को मॉडल टाउन की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता हुआ गुलबर्ग की तरफ निकल आया। मेरा ख्याल था कि इस मोटरसाइकिल को लिबर्टी के आसपास कहीं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अभी खयाबान सोहरवर्दी पर लिबर्टी से बहुत दूर था कि मोटरसाइकिल का इंजन बंद हो गया और उसकी रफ्तार बतदरीज कम होती चली गई। ये सड़क उस जमाने में ज्यादा आबाद नहीं थी, ट्रैफिक भी कम हुआ करता था। उस वक्त भी इक्का दुक्का गाड़ियों की ही आमतरफ थी। मोटरसाइकिल रुक गई, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने नीचे उतरकर मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया ही था कि पीछे से आने वाला एक रिक्शा मेरे करीब रुक गया। ड्राइवर अपनी सीट पर बाहर की तरफ झुकते हुए बोला, की गल बाबूजी, पेट्रोल मुक गया है। फिर वो मेरा हुलिया देखकर चौंक गया, बोला, ओहो आप तो जख्मी भी हो। मैंने कहा, आहो यार, पिछले मोड़ पर सड़क पर गटर का पानी फैला हुआ था, बाइक स्लिप हो गई और यहाँ आकर इसमें पेट्रोल भी खत्म हो गया। ये सवारी भी शैतानी चरखा है, इसके फायदे तो बहुत हैं, पर बेएहतियाती नुकसान भी बहुत पहुंचाती है। तुम मुझे लिबर्टी तक पहुंचा दो, किराया ले लेना। रिक्शा ड्राइवर ने कहा, बैठो सरकार। मैंने मोटरसाइकिल सड़क से हटाकर एक दरख्त के नीचे खड़ी की और रिक्शे में बैठ गया। चंद मिनट के बाद ही रिक्शा लिबर्टी पहुंच गया। यहाँ खासी रौनक थी। ड्राइवर ने रिक्शा पेट्रोल पंप के करीब रोका। मैंने उसे जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया। वो बोला, पेट्रोल लेकर वापस नहीं जाना। मैंने कहा, पहले मैं किसी डॉक्टर से मरहम पट्टी करवाऊंगा, बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम जाओ, मैं किसी और रिक्शे को देख लूंगा। रिक्शा चला गया। मैं पेट्रोल पंप के करीब ही साइड पर हटकर खड़ा हो गया। 2-3 मिनट के बाद एक और खाली रिक्शा वहां आ गया। मैंने बैठते हुए कहा, रेस कोर्स रोड चलो। रेस कोर्स रोड से मैं एक और रिक्शे पर बैठकर लक्ष्मी चौक और वहां से तीसरे रिक्शे पर बैठकर आउटफॉल रोड पहुंच गया। उस वक्त 10:30 बज चुके थे। मैंने रिक्शा मेन रोड पर ही छोड़ दिया और गलियों में चलता हुआ अपनी नई किराए की कोठी के सामने पहुंच गया। मैंने बेल बजाई तो 1 मिनट से भी कम वक्फे में गेट का जेली दरवाजा खुल गया। नरगिस मेरा हुलिया देखकर बदहवास हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि बरामदे में एक कुर्सी पर मैंने चौधरी अमीन को भी बैठे हुए देख लिया था। मुझे देखकर वो भी तेज तेज कदम उठाता हुआ करीब आ गया। वो मुझ पर तवज्जो दिए बगैर बोला, कहाँ रह गए थे आप? आपकी मिसेस परेशान हो रही थी। फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो रुककर बोला, अरे आप तो जख्मी हैं, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं यार, भाटी से उस तरफ मुड़ते हुए तांगा उलट गया था। मैं आगे बैठा हुआ था। घोड़े के गिरते ही मैं भी कलाबाजी खाते हुए गिरा। मामूली चोटें हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। नरगिस बोली, अंदर चलो, जरा आईने में देखो क्या हालत हो रही है तुम्हारी। चौधरी अमीन भी हमारे साथ ही था। वो बरामदे में ही रुक गया। नरगिस मुझे बेडरूम में ले आई। मैं उससे हाथ छुड़ाकर बाथरूम में घुस गया और आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायजा लेने लगा। एक दांत हिल जाने से थोड़ा सा खून निकला था, मगर फिर रुक गया था। मुंह में खून का जायका अब भी महसूस हो रहा था। बाईं आंख के नीचे रुखसार पर नीला धब्बा पड़ा हुआ था। पेशानी पर भी दाईं तरफ आंख से कुछ ऊपर बहुत मामूली सा गुमड़ा था। ये मामूली चोटें थीं और तकलीफ भी ज्यादा नहीं थी। मैं बर्दाश्त कर सकता था, बल्कि मैं ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करने का आदी हो चुका था। मैंने हाथ मुंह धोया और बाथरूम से बाहर आ गया। नरगिस कमरे में खड़ी थी। नरगिस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चौधरी अमीन 8 बजे खाना लेकर पहुंच गया था। उस वक्त सामने वाली पड़ोसन शबाना भी बैठी हुई थी। अमीन को जब पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो खाना देकर चला गया। अभी आधा घंटा पहले ही तो आया था। फिर वापस जाना चाहता था कि मैंने रोक लिया। इतनी बड़ी भाएं भाएं करती हुई कोठी में मुझे डर लग रहा था। तुम्हें देर हो जाने से मैं वैसे भी परेशान हो रही थी। मैंने कहा, पड़ोसन को तुमने क्या बताया है? उसने कुछ पूछा तो होगा। नरगिस बोली, मैंने कहा कि चौधरी अमीन मेरे शौहर का बहुत पुराना दोस्त है। मैंने कहा, मेरा मतलब है मेरे और अपने बारे में क्या बताया? वो बोली, कुछ भी नहीं। उसके पूछने पर मैंने सिर्फ इतना बताया था कि हम जेहलम से आए हुए हैं, चंद रोज अपने एक अजीज के यहाँ रहे थे, फिर ये कोठी किराए पर ले ली। कारोबार के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम खाना गर्म कर लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। नरगिस किचन की तरफ चली गई और मैं बरामदे में आ गया। चौधरी अमीन मुझे देखते ही कुर्सी से उठ गया। बोला, अब मैं चलूंगा जफर साहब, काफी देर हो गई है, आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं है, आप आराम करें। मैंने कहा, आप खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हैं? मेरी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठिए। नरगिस खाना गर्म कर रही है। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैं चौधरी अमीन से ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ साथियों की तलाश थी
और मैंने चौधरी अमीन के हवाले से भी एक मंसूबा बना लिया था और उस पर बतदरीज अमल करना चाहता था। बरामदे में एक गोल मेज भी रखी हुई थी और ये मेज मैंने खास तौर पर खरीदी थी ताकि बरामदे में या कंपाउंड में जामन के सामने पड़ी रहे और हम उस पर चाय पिया करें। नरगिस खाना ले आई। चरगा और तिक्के थे, उसके साथ रोगनी नान। खाना इतना ज्यादा था कि 6 आदमी पेट भर कर खा लेते, फिर भी बच जाता। खाने के दौरान खुशगपियां होती रहीं। चौधरी अमीन ने मुझसे मेरे कारोबार के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं टाल गया। वो 11:30 बजे के करीब रुखसत हो गया। नरगिस ने बर्तन वगैरह धो लिए थे। हम बरामदे में बैठे बातें करते रहे। मैं उसे शाहजी की कोठी में पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताता रहा। बात करते हुए मैं बार बार अपने मजरूह रुखसार और पेशानी को सहला रहा था। मुझे उस जगह खाल में कुछ तनाव सा महसूस हो रहा था। नरगिस बोली, 1 मिनट, मैं अभी आई। चंद मिनट के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक डिबिया थी। मैंने पूछा, ये क्या है? बोली, विक्स। मुझे पहले इसका ख्याल ही नहीं आया। ये अपने गाल और पेशानी पर लगा लो, सूजन कम हो जाएगी और ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। मैंने कहा, तुम ही लगा दो। उसने उंगली भर कर विक्स निकाली और मेरे मजरूह रुखसार और पेशानी के गोमड़े पर लगाने लगी। वो डिबिया बंद करते हुए बोली, मुझे पहले ही शुबा था। तुम तो उसे बहुत अरसे से जानते हो, लेकिन मैंने उस रोज पहली मर्तबा उसे देखा था और समझ गई थी कि वो बहुत ही घटिया फितरत का मालिक है। मैंने कहा, मैं भी उसके बारे में ये सब कुछ जानता हूँ। कल उसकी बातों से भी मुझे शुबा हुआ था। उसने कितने इत्मीनान से ये सब कुछ भुलाकर मुझे अपने साथ काम की पेशकश की थी। हालांकि ये कारोबार ऐसा है कि एक मर्तबा धोखा देने वाले को दूसरी मर्तबा सामना होने पर मौत के घाट उतारा तो जा सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसने मुझे अपने साथ काम की पेशकश कर दी थी। आज मैं दरअसल यही जानना चाहता था कि उसके दिल में क्या है और वो क्या करना चाहता है, और वो फौरन ही खुल गया। उसने मेरे लिए सारा बंदोबस्त कर रखा था। वो हरामजादा मुझसे जेवरात हासिल करना चाहता था। नरगिस ने हैरत से कहा, जेवरात? बोली, उसे क्या मालूम कि जेवरात तुम्हारे पास हैं? लेकिन शायद रजिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। कहा, नहीं, रजिया उससे भी बड़ी हर्राफा है। जेवरात उसके पास थे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसने शाहजी को हवा तक नहीं लगने दी होगी। और वैसे भी शाहजी के पास बूटा बैठा हुआ था। बूटे को जेवरात के बारे में सब कुछ मालूम है। उसने शाहजी को बताया होगा और आज उन्होंने मुझसे वो जेवरात हासिल करने के लिए ये प्लानिंग की थी। लेकिन शाहजी आज की ये मार भी मुद्दतों याद रखेगा। वो बोली, और कल जब रजिया वापस आएगी तो? मैंने कहा, मुझे डर है कि उसका हार्ट ही फेल ना हो जाए। वैसे वो थैला कहाँ है? नरगिस बोली, मैंने अलमारी में रख दिया था। आओ जरा देखते हैं तुम उस जंबील में क्या कुछ लेकर आए हो।